हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में आज का टॉपिक रहेगा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। केवीएस की तैयारी हम कर रहे हैं, उसमें ये सिलेबस में आज ये टॉपिक हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इनकलकेट लर्निंग को, बिकॉज सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और आपके लिए अगर चीजें हेल्पफुल हैं, हेल्प हो रही है, सो आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके इनकलकेट लर्निंग में कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ योर चॉइस, मतलब मर्जी है, करना है, मन है तो कीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, कंपलसरी नहीं है। ओके, तो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, दो तरीके के टॉपिक्स होते हैं हमारे सिलेबस में, किसी भी एग्जाम का सिलेबस हो। ओके, एक आपको दिखेंगे फैक्चुअल टाइप चीजें और एक आपको दिखेंगी जो फैक्चुअल नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, अब एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ही लगा लीजिए उसके बेसिस पे। ओके, सो इनमें क्या है चीजें, मतलब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या है, यानी इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज होने वाला मटेरियल। अब वो कोई भी मटेरियल हो सकता है। अब मेरी मर्जी, मैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए पीपीटी का यूज करूं या फिर मैं ओरली इंस्ट्रक्शंस दूं या मैं बोर्ड पे लिख के बताऊं, राइट ना। तो वो एक ब्रॉड एरिया हो जाता है जब कॉन्सेप्ट की बात आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैम इसमें तो कुछ जो है फैक्चुअल चीज ही नहीं थी। अब मुझे ये बताओ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, इतनी सारी फैक्चुअल चीजें भी उसमें मैंने बताई थी, अगर याद करने का इतना ही मन था तो। ओके, सो जो फैक्चुअल चीजें ना, उनमें आपके पास एक फायदा होता है कि अगर आपको आती होगी तो आप सही कर देंगे। ओके, आपने रट रखी होगी तो आपको पता होगी वो चीज। बट कॉन्सेप्चुअल में और भी बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उसमें आपको सोचना पड़ेगा, यानी आपकी थिंकिंग जो है वो अच्छे लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे किसी स्टूडेंट ने बोला था कि पेडागोजी जो है वो तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज है ना। हाँ, बट हर किसी के पास कॉमन सेंस नहीं होती ना, उस बेसिस पे देखा जाए तो। और हर किसी के लिए कॉमन सेंस का मतलब भी सेम नहीं होता, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स जो है, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है ना, वो आपको क्लियर होने चाहिए। इसीलिए मैं किसी भी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने का, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो उस चीज को सुन के जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, आप अपने लेवल पे भी उस टॉपिक के बारे में सोचिए, बिकॉज फैक्चुअल में एटलीस्ट एक ऑप्शन तो सही होगा, बट कॉन्सेप्चुअल में कई बार आपको ऐसे दिखेगा कि ये तो चारों ही सही लग रहे हैं, कौन सा ठीक करें। ओके, सो कॉन्सेप्चुअल में और भी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और हमारे पास तो एटलीस्ट फिक्स्ड सिलेबस तो है, उन्होंने एटलीस्ट जो टर्म्स हैं वो तो मेंशन कर दी, तो फिक्स्ड सिलेबस दिया है तो उसका तो फायदा उठा ही सकते हैं। जो चीज मेंशन है सिलेबस में कि अगर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मेंशन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेंशन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचें। ओके, तो वो चीजें आपको सोच समझ के उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने जो रवीना मैम ने तो एटलीस्ट इतना ही टॉपिक कराया था, मैं सिर्फ इतना ही करके जाऊं। ओके, एटलीस्ट उस टॉपिक मैंने ऑब्वियसली मैं अपनी तरफ से बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करने का ट्राई कर रही हूं, बट उस टॉपिक के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जब आप सोचेंगे तभी आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने पढ़ा दिया, आपने दिमाग में डाल लिया, मैंने चलो पीपीटी भी दे दूं मैं, तो आपने बस रट ली वो सारी चीजें, और फिर आप बोलेंगे कि क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारी बुक्स हैं, पढ़ लीजिए जो मन करे, बट टाइम लिमिट, टाइम कंस्टेंट को देखते हुए जितनी चीजें मैं करवा रही हूं एक बार उतनी तो कीजिए। ठीक है, सो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बार बार ये कमेंट करके मत पूछिए कि क्या ये चीजें इनफ है। अगर क्वालिटी देखी जाए तो मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट ही करवा रही हूं। अगर आप खुद से भी पढ़ते तो क्या आप इतने लेवल का या इतनी तरीके से चीजों को पढ़ पाते अकॉर्डिंग टू द जो टाइम लिमिट है अभी आपके पास, राइट? तो उस बेसिस पे तो बेस्ट ही है, इनफ ही होनी चाहिए। बट क्वेश्चन कहीं और से आ गया, दैट डजंट मीन कि आप मुझे फिर वापस से कमेंट करनी है कि मैम आपने बोला था इनफ है पर ये तो क्वेश्चन ही नहीं आया। ओके, सो वो चीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जब आप पढ़ते हैं तो कोई भी चीज इनफ नहीं होती, पढ़ाई कभी भी लिमिट नहीं होती। बट जितना आपके पास टाइम है, उस टाइम के बेसिस पे जो कि भाई अभी 1 ही महीना बचा है या 2 महीने हैं, तो उस अब ऑब्वियसली ना, अगर आपके पास 6 महीने तो आप अच्छे और ज्यादा चीजें डीप में पढ़ेंगे, बट अगर आपके पास 1 ही महीना है तो आप उस हिसाब से पढ़ेंगे ना चीजों को। तो मैं उस हिसाब से आपको चीजें करवा रही हूं और अपनी तरफ से बेस्ट करवाने का ट्राई कर रही हूं। ठीक है जी, चलिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। अगर थोड़ी सी बात करें तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मतलब जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो इतनी ब्रॉड टर्म हो गई है, इसके अंदर सब चीजें आ जाएंगी। अब वो चाहे कोई भी हो, इसको कई बार हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से भी आप देखेंगे, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में जो जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन देने के लिए तो हो रहे हैं।
राइट। सो वो सारी वो टर्म भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। रिसोर्सेज मतलब इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो मटेरियल या जिस रिसोर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रिसोर्स में क्या आ गया, आपके पास चार्ट भी आ गया, देखा जाए तो चार्ट आ गया, पीपीटी आ गई, वही मटेरियल है, बट अगर वो रिसोर्स के रूप में मान लो आपके पास चार्ट है ही नहीं अवेलेबल स्कूल में, तो आप कैसे समझाएंगे, किसी और तरीके से समझाएंगे, राइट। तो रिसोर्सेज और मतलब स्रोत क्या है, आप रिसोर्स क्या है आपके पास, किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी इसको बोल सकते हैं हम। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो हम क्या, जब हम ये करेंगे ना कि एक्सपीरियंस बेसिस पे, तो हम ये देखेंगे कि बच्चे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ लेके जाएं। जैसे पियाजे की अगर थियरी को मैं कोरिलेट करना चाहूं तो उसमें भी हमने यही किया था ना कि पहले कॉन्क्रीट चीजों के बेसिस पे हम बच्चे को सिखा रहे हैं, देन हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ उसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट उसका, ठीक है। सो वही चीज यहां देखने को मिलेगी। एक एडगर डेल है, इनका नाम याद रख लीजिएगा, 1969 की बात है। इन्होंने अरेंज कर दिया किसको, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उसको, किस बेसिस पे, डायरेक्टनेस से इनडायरेक्टनेस के बेसिस पे, यानी कोन ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं। कोन मतलब इस तरीके से कोन बना रहे हैं ना, जैसे पिरामिड बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, देन यहां कम 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 इस तरीके से जाएगा, तो ये कौन बन गया एक्सपीरियंस का। तो कौन ऑफ एक्सपीरियंसेस भी बोलते हैं इसको। प्लस इसमें वो क्या बोलते हैं कि जब डायरेक्टली बच्चा कुछ करके सीखता है ना, तो वो क्या होगा हमारे पास, एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस से सीख रहा है। अब एक तो चीज है कि आपने खुद करके देखा है, एक आपने दूसरे की नोटबुक से कुछ चेपा है या मतलब टीप के और आपने रट लिया, फर्क तो पड़ेगा ना। जिसने खुद से, कई बार बोलते हैं ना कि अगर आप किसी दूसरे को कोई टॉपिक समझा देते हैं तो वो आपको और भी बेटर तरीके से आ गया, ठीक है। वो रीजन क्या है, क्योंकि आप जब दूसरे को समझाते हैं तो आपने बहुत मेहनत की है उसको खुद समझने के लिए, यानी आपको वो बहुत अच्छे से समझ आया है, तब आप दूसरे को समझा पा रहे हैं। सेम अप्लाइज हियर कि जब आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, डायरेक्टली आपने कोई चीज करके देखी, एक तो आपने लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मैंने ए में बी मिलाया, ओ कि ये तो कलर चेंज होके सी बन गया, एक तो वो तो आपने देखा है ना कि हाँ मैंने ए में बी मिलाया था और सी बना था। या फिर मान लो जैसे मम्मी लोग होते हैं, वो अगर कपड़े साफ कर रहे हैं, आपने भी कभी कपड़े साफ किए हों, आपके कपड़े के ऊपर हल्दी का दाग लगा हुआ था और जैसे ही आपने उसको उसके ऊपर साबुन लगाया तो वो साबुन लगाते ही क्या हो गया, रेड हो गया। यानी वहां पे वो जो चीज थी टर्मरिक या हल्दी जो लगी हुई थी, उसके साथ जब साबुन ने रिएक्ट किया तो वो वहां पे कलर चेंज हो गया उसका, यानी A प्लस बी से क्या हुआ C। अब जिसने कभी कपड़े ही नहीं धोए उसको कैसे पता होगा ना, बस उसने सुनी है ये चीज, राइट। तो जब आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं, वो ज्यादा बेटर तरीके से आप सीखते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हम इस तरीके के रिसोर्सेज का, इस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जहां पे बच्चा ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस से सीखे। ओके, ये है जी इनका कोन ऑफ एक्सपीरियंस। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम किस तरीके का टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमें यूज करना चाहिए। ओके, सो कई बार हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये क्या बोल रहे हैं, 90% ऑफ व्हाट दे डू एज दे परफॉर्म अ टास्क, यानी पीपल, लोगों को जनरली क्या चीज याद रहती है जब आप कोई डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब आपने रियल एक्सपीरियंस किया, करके देखी कोई चीज, जैसे आपने धब्बा लगा हुआ टर्मरिक का, हल्दी का दाग लगा हुआ चीज को धोके देखा तो आपको वो चीज समझ आई, तो वो याद रहेगी, ठीक है। तो जब आप डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस करते हैं ना कि आपने कुछ सोच समझ के करके देखी है कोई चीज, तो 90% ऑफ चीज जो है वो आपको याद रहती है जो चीज है, क्योंकि ऑब्वियसली 100% एग्जैक्ट तो चीज आप वैसे भी याद नहीं रख पाते, राइट। देन आता है जो आप लिखते हैं ना, कि मैंने अगर जैसे बचपन में बोलते थे ना कि लिख लिख के देख लीजिए कोई भी चीज है, एग्जाम से पहले पेरेंट्स बोलते थे लिख लिख के देखा, अच्छे से तैयारी की, तो जब आप लिख लिख के देखते हैं, जब आप राइट वाली बात आ गई ना, तो आप 70% ही उस चीज का याद रख पाते हैं। अगर आपने कोई चीज देखी है और सुनी है, मान लो आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरी सारी केवीएस की वीडियोस देख ली, तो जो आपने देखा है और जो सुना है, मतलब आपने पीपीटी देखी और सुनी मेरी आवाज ना, तो अगर आप सिर्फ इतना ही करके जाएंगे तो अराउंड 50% चीजें आपको याद रहेंगी। लेकिन अगर आपने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए तो वो चीजें 70% पे चली गई, ठीक है, क्योंकि आपने फिर उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज किया। वो चीज ध्यान रखिए। और अगर आप खुद मटेरियल ढूंढ ढूंढ के खुद तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा चीजें ध्यान रहेंगी, तो वो 90% पे चला गया, ठीक है जी। अगर आप ये ऑब्वियसली इसको, ये आपको सीरीज याद रखनी है कि डायरेक्ट पर्पसफुल, ये आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा सुन, जितने ज्यादा सेंसेस आपके इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा आपकी रिटेंशन या याद रखने की क्षमता और शक्ति जो है वो ज्यादा होगी,
ठीक है। 30% ऑफ व्हाट दे सी, जो आप देखते हैं उसका 30% याद रहता है। 20% ऑफ व्हाट दे हियर, जो आपने सिर्फ सुना है उसका 20% याद रहेगा। 10% ऑफ व्हाट दे रीड, यानी जो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ 10% आपको याद रहेगा। ठीक है। जब आप ये चीजें, ये तो क्या था कि पीपल जनरली रिमेंबर, लोगों को क्या चीजें याद रहती हैं। दूसरी तरफ है लर्नर्स आर एबल टू, यानी लर्निंग आउटकम क्या निकलेगा जब आपने पढ़ ली वो चीज या आपने कोई चीज सुनी है, उस टाइम पे आप उसको डिफाइन कर पाएंगे, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन कोई चीज आपने जब देखी है, चाहे वो किसी भी रूप में देखी हो, ठीक है, चाहे वो पिक्चर्स देखी हो, कोई चीज डेमोन्स्ट्रेशन देखा हो, एग्जीबिशन देखा हो, तो आप उसमें क्या है डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे और अप्लाई करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन जब आपने खुद करके देखी है, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिला है, तब आप चीजों को एनालाइज कर पाएंगे, उसको डिजाइन कर पाएंगे, क्रिएट और इवैल्यूएट कर पाएंगे। ओके, सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें अगर मैं देखूं तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आप ये ध्यान रखिए कि डायरेक्ट और पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस पहले आएंगे, देन कंट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस, ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, या कोई चीज देखी है, एग्जिबिट हुआ है, या फिर मोशन पिक्चर्स है, तो वे सेम चीजें हैं। यानी कि आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे ना लॉजिकली, तो आप सोल्व कर पाएंगे कि जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व्ड होंगे उतनी ही रिटेंशन पावर ज्यादा होगी। अब मैं लिख के भी देख रही हूं, मैं देख भी रही, मतलब मेरी आंखें भी यूज हो रही है, मैं सुनने में भी है, या फिर जैसे खाना बना रहे हैं आप, तो खाना बनाने में आपको खुशबू भी आ रही है, यानी एक और चीज आपके अंदर ऐड होगी, सेंसेस एक और आपका काम कर रहा है। तो जितने ज्यादा सेंसेस, तभी हम यूजुअली क्या करते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, कि वो हर चीज, हर तरीके से क्या रहे, एंगेज्ड रहे स्टूडेंट जो है। ठीक है जी। पर्पस क्या है, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल या जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या रिसोर्सेज हम उनको यूज क्यों करना चाह रहे हैं। एक तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए कि बच्चे को समझ आए, अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं या अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं। एक मोटिवेट करेगा वो लर्नर को, रिटेंशन में हेल्प करेगा, होलिस्टिक लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा, ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम टीचिंग में हेल्प करेगा कि आपको मतलब क्लासरूम टीचिंग कैसे करनी है, वो टीचर के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। फैसिलिटेट चेंज इन एटीट्यूड, पर्सनल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी और मेकिंग लर्निंग फन, और लर्निंग को एक फन की तरह ले पाएंगे अगर हम उसको एक्चुअल में डायरेक्ट एक्सपीरियंस से चीजों को करवा रहे हैं। ठीक है, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। यूजुअली हम दो तरीके की चीजें पढ़ते हैं, ऑडियो विजुअल या फिर विजुअल। ठीक है, यानी सिर्फ सुनना, ऑडियो जैसे टीचर क्लास में आके सिर्फ बोल के बताया आपको चीजें, या फिर टीचर क्लास में आया, उसने या तो सिर्फ पीपीटी दिखानी शुरू कर दी या सिर्फ लिखना शुरू कर दिया बोर्ड पे, आ रहा आप उसको लिख रहे हैं, तो वो सिर्फ विजुअल हो गया। देन ऑडियो विजुअल की टीचर पीपीटी भी दिखा रहा है और बोल भी रहा है, जैसे मैं ऑडियो विजुअल हो गया कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ कोई चीज और आपको बोल के भी समझा रही हूँ, तो वो ऑडियो प्लस विजुअल दोनों चीजें इंक्लूड हो गई। ठीक है, विजुअल में हम दो चीजें देखते हैं, एक प्रोजेक्टेड, एक नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में ये होगा कि प्रोजेक्शन तो है, प्रोजेक्टर का यूज हो रखा है, बट चीजें मूव नहीं कर रही हैं, स्टिल हैं। ठीक है, स्टैटिक पोजीशन में है। एक हो सकता है कि मूविंग पिक्चर है, और मूविंग पिक्चर में भी एक चीज हो सकती है विदाउट ऑडियो या विद ऑडियो। ओके, नॉन प्रोजेक्टेड में चला जाएगा 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल चीजें, कि प्रोजेक्टेड नहीं है बट आपने सिर्फ बोर्ड पे लिख के कोई चीज बताई, 2 डायमेंशनल हो जाए। 3 डायमेंशनल में आपने वो चीज सामने बॉल है अगर कोई, तो एक तो आप उसको 2 डायमेंशनल में बता रहे हैं कि इस तरीके की बॉल दिखेगी आपको। मैंने बोला कि देखिए बॉल ना कुछ ऐसी सी दिखेगी आपको। ओके, तो मैंने इस तरीके का कुछ बनाने का ट्राई किया। एक मैं बॉल आपके सामने लेके आ रही हूं, तो वो 3D हो गया। ओके, तो 3D हो गया या कॉन्क्रीट चीजें होंगी, उससे कंपैरेटिवली ज्यादा समझ आएगा बच्चों को। ठीक है, सो फैक्टर्स रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल। सो जो चीजें टीचर को ध्यान रखनी है वो क्या है, जब सपोर्ट मटेरियल या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात हो रही होगी, रिसोर्सेज की बात हो रही होगी, सपोर्ट मटेरियल टीचिंग को अफेक्ट करता है कैसे, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, सपोर्ट मटेरियल की वैरायटी में अवेलेबल है या नहीं, क्वालिटी कैसी है या फिर एक्यूरेसी कैसी है। सो टीचिंग मटेरियल जो है, सपोर्ट मटेरियल या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये सारी चीजें पढ़ाने को यानी टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करेंगी। कौन कौन सी चीजें होंगी, टेक्स्ट बुक होंगी, बुक है, ई बुक आ रही है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जैसे किंडल एडिशन बोल देते हैं ना, तो किंडल एडिशन हो गया, वॉल चार्ट्स हो गए जो चार्ट हम दीवार पे लगाते हैं, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स हो गई कि दोनों को यूज कर रहे हैं हम, ऑडियो और विजुअल दोनों सेंसरी पार्ट को यूज कर रहे हैं। माइक हो गया या साउंड सिस्टम हो गया कि सबको सुनाई दे बेटर तरीके से। ठीक है, जैसे कोई और नॉइस आसपास की ना आए, रिड्यूस हो जाए, तो इसलिए मैं माइक यूज कर रही हूँ। तो ऐसे ही क्लास में भी कई बार देखा होगा कि जब बहुत बड़ी बड़ी क्लासरूम्स
होती है वहां पे माइक का इस्तेमाल, वर्कबुक हो गई या डिक्शनरी हो गई, ये सारी चीजें, और सिर्फ इतनी नहीं और भी चीजें होंगी। कई बार क्या होता है ना, मैंने आपको अगर कोई चीज लिख के दे दी तो आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैंने डिबेट एंड डेवलपमेंट वाला करवाया था, तो डिबेट इन डेवलपमेंट, तो डिबेट्स में मैंने शायद 4 चीजें बताई थी आपको, लेकिन उन 4 डिबेट्स के अलावा मैंने ये भी बोला था कि जहां पे भी 2 कॉन्ट्रास्ट चीजें आ गई, 2 अपोज करनी है एक दूसरे का, तो वो डिबेट ही हो गई ना। तो किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैम आपने 4 ही डिबेट करवाई, 5 होती हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी तो बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, और भी जो चीजें जहां पे भी कॉन्ट्रास्ट आ गया, जो चीजें अपोज करनी है एक दूसरे का, वो डिबेट ही तो हो गई अपने आप में। तो ऐसे तो कितनी भी डिबेट्स बना लो मैं, राइट, तो मैं अपनी तरफ से भी बना के लिख सकती हूँ इस तरीके से। तो बहुत सारी डिबेट्स हो सकती है, तो बहुत सारी इसी तरीके से बहुत सारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल या सपोर्ट मटेरियल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि बस इतना ही करो, और भी, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा खोलो ना। तो जब आप दिमाग को खोल के सोचेंगे तो और भी चीजें होंगी। इसमें मैं पीपीटीज भी लिखने बैठूं, ठीक है, पीपीटीज के अलावा मैं सोचूं कि मैंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो के तरीके से मैं बच्चों को समझा रही हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो वो सारी चीजें ही सपोर्ट मटेरियल में चली जाएंगी। जब आप कोई चीज बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को बीइंग अ टीचर अचीव करना चाह रहे हैं, तो जिन जिन चीजों का इस्तेमाल आप करेंगे, मैंने यहां पे लिमिट नहीं की, जिस भी चीज का इस्तेमाल, जिस भी चीज से आप बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीजें टीचिंग एड में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में, सब में इंक्लूड हो जाएंगी। जब आप लेसन प्लान लिखते हैं तो उस टाइम पे जब आप स्टार्टिंग में हेडिंग डालते हैं ना टीचिंग एड, तो आपने देखा होगा कि कोई कोई बच्चा उसमें ब्लैक बोर्ड भी इंक्लूड कर लेगा, कोई चौक भी लिख देगा उसमें, ठीक है, कोई चौक की बजाय सिर्फ पीपीटी लिख देगा कि मैंने तो पीपीटी का इस्तेमाल किया। तो पीपीटी के साथ साथ हो सकता है कोई कंप्यूटर भी लिख दे कि इस्तेमाल तो इसका भी किया, ये भी टीचिंग एड की तरह है। सो पॉइंट ये कि जिस जिस चीज का आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ओके, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज की जब हम बात करेंगे तो इसमें प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी और नॉन प्रोजेक्टेड की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सो प्रोजेक्टेड में क्या रहेगा, डायरेक्ट प्रोजेक्शंस, जैसे आपने स्लाइड या फिल्म प्रोजेक्टर्स होते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोजेक्शंस है। इनडायरेक्ट प्रोजेक्शंस भी हो सकती हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, एक डायरेक्ट प्रोजेक्शन है, एक ओवरहेड हो गया। ये एग्जांपल याद रखिएगा। एक रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन हो गया जिसमें ओपेक प्रोजेक्टर्स, एपीडियास्कोप या फिर एपिस्कोप। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो एपीडियास्कोप है वो क्या है, वो प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है या नॉन प्रोजेक्टेड है। सो वो प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड, मतलब आप एटलीस्ट इतना ध्यान, क्योंकि इतना डीप में नहीं आया है कि आप इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन, डायरेक्ट प्रोजेक्शन या रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन को बताएं, बट इतना क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि ये प्रोजेक्टेड टेक्निक है या नॉन प्रोजेक्टेड है। ओके, सो अगर एपीडियास्कोप, ये थोड़ा सा नाम आपको शायद नया लगे, अगर नहीं लग रहा है नया तो दैट्स वेल एंड गुड, यानी आपने पढ़ रखा है। सो एपीडियास्कोप को एपिस्कोप भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है जिसमें हमें प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना होगा। प्रोजेक्टेड कौन सी होंगी, जहां पे एक तो प्रोजेक्टर का यूज हो रहा हो प्लस आप उसको मैग्नीफाई कर पाए, मतलब आप उसको जूम करके, कम करके, जैसे भी देखना चाहें वो चीज हो सकती है, तो वो प्रोजेक्टेड रहेगी। नॉन प्रोजेक्टेड में क्या आ जाएगा जी, चार्ट, पोस्टर, मैप, व्हाइट बोर्ड, जो भी चीजें जहां पे आप मैग्निफिकेशन नहीं कर सकते उस तरीके से। ओके, फ्लैश कार्ड हो गए, स्पेसिमेन आप दिखा रहे हैं, अब आपने एक स्पेसिमेन लेके खड़े हैं आप, फॉर्मेल्डिहाइड में डला हुआ, अब वो स्पेसिमेन को थोड़ा ना जूम करेंगे क्योंकि आप उसको लेके खड़े हैं, ठीक है, जितना है वो उतना ही है, तो आप उसको मैग्नीफाई नहीं कर सकते, वो नॉन प्रोजेक्टेड में रहेगा। पिक्चर्स हो गई, फोटोग्राफ, 3D मॉडल्स, तो ये सारी चीजें प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड आप याद रखेंगे। अब जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है या जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब सेलेक्ट करने की ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। सबसे पहले तो नेचर ऑफ ऑडियंस, ये किस तरीके का नेचर है ऑडियंस का ना, ऑडियंस है कैसी, तो आपको देखना पड़ेगा कि अब मुझे ये पता है कि मैं अगर पढ़ा रही हूं केवीएस के लिए तो बीएड पास किए हुए बच्चे हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी बीएड है, तो बीएड तो कर ही रखा हो सकता है किसी ने मास्टर्स भी कर रखा हो, राइट। सो वो चीजें फर्क पड़ेगा उनसे कि मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूं, ठीक है। साइज ऑफ ऑडियंस का फर्क पड़ेगा कि क्लास में एक तो 40 बच्चे हैं, एक 4 बच्चे हैं ग्रुप में, उनको पढ़ा रही हूं, और एक मैं 200 बच्चों को पढ़ा रही हूं, तो फर्क तो हो गया उस चीज में। तो साइज के हिसाब से भी चीजें मैटर करेंगी कि कितनी ऑडियंस को आप पढ़ा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग को लेके, वो भी मैटर करेगा कि आप किस तरीके की इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को चूज कर रहे हैं। नेचर क्या है आपके सब्जेक्ट मैटर का, मतलब मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, मैथ्स पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, मेरा सब्जेक्ट मैटर है क्या, वो किस तरीके का है, मतलब मैं एक स्टोरी सुना के पढ़ाऊं या मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, वो चीजें, मतलब इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज ही तो है ना, कि मुझे इंस्ट्रक्शंस ओरल में देनी है, लिख के देनी है। अब मुझे ये पता है कि मैंने लैब में बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवाना है, तो उनको रिटन में चाहिए होंगी चीजें,
अब एक्सपेरिमेंट पूरा जो करना है उनको लिखा हुआ तो कहीं मिलना चाहिए ना कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, जैसे रेसिपी बुक में होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिपेंड करेंगी चीजें। देन है जी नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। अब मैं चाह तो रही हूं कि मैं बच्चों को करके दिखाऊं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं, बट स्कूल में जहां पे मैं काम करूं वहां पे लैब ही नहीं है, तो मेरी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी किस पे डिपेंड कर गई? वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर गई कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है उसका क्या किया जाए। ठीक है, तो वो भी एक बड़ा सिलेक्शन का पॉइंट हो गया, फैक्टर है, अफेक्ट करेगा। रिलेटिव कॉस्ट कितनी पड़ रही है मेरे को, ठीक है, कि एक तो है कि मैं मान लो मुझे बॉल से रिलेटेड कुछ समझाना है कि अच्छा मैं ये बॉल को एक ऑब्जेक्ट लेके समझा सकती हूं, ठीक है, तो वो बॉल 10 रुपए की 20 रुपए की मिल जाएगी। एक में कोई ऐसी चीज, मतलब मुझे पूरा इंस्ट्रूमेंट ही चाहिए, अब मैं लाख रुपए खर्च करके थोड़ा ना वो इंस्ट्रूमेंट लाऊंगी कि अच्छे से समझ आ जाए, तो वो रिलेटिव कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी कि कितनी कॉस्ट उसके ऊपर पड़ रही है। What to do कलेक्ट रिसोर्सेज। अब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो कई बार हम क्या करते हैं, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल फ्रॉम द अवेलेबल लोकल रिसोर्सेज। अब मेरे पास चीजें अवेलेबल नहीं है, जैसे वो होता है ना पिट्ठू, जो गेम खेलते हैं हम पिट्ठू, उसमें हमारे पास अगर बॉल नहीं होती सॉफ्ट की कोई, तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कपड़े बांध बांध के उसको एक बॉल की आकार दे देते हैं कि हाँ चलो इससे मारेंगे, मार धाड़ या पिट्ठू खेलते हैं। ठीक है, सो वो क्या हो गया कि हमारे पास लोकल रिसोर्सेज जो थे, मेरे पास ऐसे कचरे वाले कपड़े पड़े थे, छोटे छोटे कातर बोल देते हैं जिनको, तो वो जो लेफ्ट आउट मटेरियल था मैंने उससे एक बांध के उसकी एक बॉल वाली शेप दे ली, जिससे हमारा काम चल जाएगा, हम खेल लेंगे। सेम अप्लाइज हियर कि जो जो चीजें आपके पास लोकल लेवल पे अवेलेबल हैं उससे लो कॉस्ट पे कैसे आप मटेरियल या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मान लो चार्ट आता है 10 रुपए का, ठीक है, अब आपने ये देखा कि चार्ट्स अवेलेबल नहीं है ना स्कूल्स में। अब वो चार्ट किसी भी चीज का हो, मान लो मुझे साइंस पढ़ानी है या मुझे हिंदी का कोई चार्ट, फ्लो चार्ट बनवाना है, ओके, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ सब बच्चों को कि चलो ठीक है, हम लोग 5-5 रुपए इकट्ठे करते हैं, क्योंकि 5 रुपए तो ठीक है ना, काम तो चल जाएगा हमारा। अब हमने उनके 5-5 रुपए के बहुत सारे चार्ट्स ले आए हम लोग, या मान लो लो कॉस्ट पे है तो मैंने खुद ही बोल दिया, या मैंने स्कूल से पैसे ले लिए, तो वो क्या हो गया, लो कॉस्ट पे अब मैंने बच्चों को बोल दिया कि जो जिसमें बेटर है, मतलब जो जितना बेहतर बना पाए वो अलग अलग टॉपिक पे चार्ट्स बना के लाए और वो क्लास में लगवा दिए। तो अब वो जो चार्ट्स अवेलेबल नहीं थे हमारे स्कूल में, हमने क्या किया, लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें भी टीचर को ध्यान रखनी पड़ेगी। पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना बच्चों से बनवाए मैंने चार्ट, तो वो पार्टिसिपेशन हो गया स्टूडेंट्स का, किसमें, कलेक्शन, प्रिपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब उन चार्ट्स को गंदा नहीं करना है, ये भी बच्चे ध्यान रखेंगे, क्लास में लगे हुए हैं वो किसे ऐसे ही लगे रहने चाहिए, तो उसकी मेंटेनेंस, उसकी प्रिपरेशन, उसका कलेक्शन, इन सब चीजों में हम बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, उनका पार्टिसिपेशन जो है वो भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है जी, अब एक चीज जो आपको ध्यान से सुननी है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, और पूछने में भी आप पता है कैसे कमेंट करते हैं, किसी ने बोला मैम आपके उससे ना क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, मैंने पढ़ा टॉपिक और क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे हैं। अब मुझे क्या पता आप कौन सा क्वेश्चन लेके बैठे हैं ना, या तो आप उस क्वेश्चन को मेल कीजिए मुझे कि मैम ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं सोल्व हुआ, क्या गड़बड़ है या क्या टॉपिक इससे रिलेटेड होना चाहिए, राइट। सो जो भी चीजें आप पूछे ना उसको थोड़ा सा क्लियरली पूछा कीजिए जब समझ ना आए। ओके, हार्डवेयर, अब देखिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज या इंस्ट्रक्शनल एड की जब हम बात करते हैं ना, तो हार्डवेयर में क्या आ जाता है, हम जो अब तक पढ़ते आए हैं, हार्डवेयर में क्या होता है, जिस चीज को आप टच करके देख सकें। ठीक है, आप मान लो एक सीडी है, एक ड्राइव है, आपने उसको टच कर सकते हैं कि अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट रखा है, वो हार्डवेयर हो गया। अब सॉफ्टवेयर क्या हो गया कि मान लो मैं OBS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके और आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, तो वो चीज क्या होगी जिसको मैं टच नहीं कर सकती, मैं नहीं देख सकती, वो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हो गया। अभी तक यही पढ़ा है हमने, बट एक बुक है SK मंगल और उमा मंगल की, एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, काफी प्रसिद्ध अच्छी बुक है देखा जाए तो, बट उसमें क्या मेंशन है, उसमें हार्डवेयर, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, जो इंस्ट्रक्शनल एड्स है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीजों में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही मैंने देखा किसी रिसर्च पेपर में भी डिट्टो सेम चीज मेंशन है। सो आप एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पहले हम ये लॉजिक लगा के चलेंगे जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हार्डवेयर मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब जो टच नहीं कर सकते जिसको। ठीक है, अगर ये लॉजिक आपका वहां पे फेल हो रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो आप इस वाले पे शिफ्ट हो जाइए जो इन बुक में बताया गया है, हार्डवेयर, इंस्ट्रक्शनल एड्स और सॉफ्टवेयर। इसमें ये क्या बोल रहे हैं
जो ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, जो ब्लैक बोर्ड है या चॉक बोर्ड है वो तो एक तरीके से हार्डवेयर है, बट उसमें जो आप लिख रहे हैं ना वो सॉफ्टवेयर हो गया। यानी कि अब मैं टीवी देख रही हूं या टेप रिकॉर्डर है, वो टेप रिकॉर्डर तो क्या है, हमारे पास हार्डवेयर है, जो सीडी मैं उसमें डाल रही हूं वो सीडी सॉफ्टवेयर है। ऑल्दो देखा जाए तो दोनों चीजें हार्डवेयर होनी चाहिए क्योंकि हम दोनों को टच कर सकते हैं, बट स्टिल अगर कहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो बेसिक लॉजिक है हमारा टच कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वाली चीज फेल हो जाती है और आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप इस चीज को अपना लीजिएगा। ठीक है जी, तो इन्होंने मेंशन कर रखी है हार्डवेयर इंस्ट्रक्शनल एड्स में मैजिक लैंटर्न, एक एपीडियास्कोप, एक प्रोजेक्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, सीसीटीवी, वीसीआर वीडियो टेप या कैसेट रिकॉर्डर, कंप्यूटर, मोशन पिक्चर, ये इन्होंने बोली है हार्डवेयर इंस्ट्रक्शनल एड। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शनल एड में इन्होंने ये चीजें मेंशन की हैं, जैसे देखा जाए तो मैप, मतलब जिस टीचर से मैंने समझने की कोशिश की, बिकॉज मैं इस टॉपिक से अग्री नहीं हूं ओके पर्सनली, बट जो चीज मेंशन है तो मुझे लगा आपको एक इंफॉर्मेशन दे देती हूं कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है बहुत टिपिकल सा तो आप उसको सोल्व कर पाए। ओके, तो हमारी टीचर ने क्या समझाने की कोशिश की हमें कि मैप जो है वो हार्डवेयर में चला जाएगा, बट उसके ऊपर जो ड्रॉ कर रखी है चीज वो सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। ठीक है, मैं इस चीज से अग्री नहीं हूं, बट मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए ये हो गया इंस्ट्रक्शनल एड्स या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और रिसोर्सेज के बारे में। और भी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या टीचिंग एड के ऊपर भी आपको ढेरों बुक मिल जाएंगी अगर आप पढ़ने जाएंगे तो। ओके, बट उनकी जरूरत हमें है नहीं। इतना समझ आया या नहीं समझ आया वो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। और आज शाम को लाइव है 6 बजे, तो उसको एक बार अटेंड करने की ट्राई कीजिएगा ताकि जो कमेंट्स आप करते हैं या जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं मैं उनका आंसर करने का ट्राई करूंगी। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है, एक दिन में सिलेबस खत्म करना और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने में से आप चूज कीजिए कि आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लें और रिवाइज कर लें। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को क्योंकि बिल्कुल फ्री है, तो फ्री में इतना काम तो हो ही सकता है कि आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।